प्यार में कर दी 3 हत्या। 19 साल बाद खुलासा, नौसेना के पूर्व कर्मचारी बालेश कुमार ने राजेश वर्मा की हत्या कर दी और खुद को मरा दिखाने के लिए ट्रक में 2 लोगों को जिंदा जला दिया। 19 साल बाद इसका खुलासा हुआ तो परिजन आस पड्डड़ होसी तो क्या, पुलिस भी हैरान रह गई। देखिए, प्यार के चक्कर में कैसे कर दी 3 लोगों की हत्या और 19 साल तक कैसे पर्दा पड़ा रहा, और इस कहानी में अंधे प्यार हुई हत्या का राज भी चौंका देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं रियल घटना पर आधारित यह लव स्टोरी। लाश जिस व्यक्ति की थी उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी। वह खाकी रंग का पाजामा और सफेद रंग की हाफ बाजू की कमीज पहने हुए था। उसकी बाईं आंख पर चोट के निशान थे। सूजन भी थी। लग रहा था जैसे उसकी आंख पर घूंसे मारे गए हैं। उसकी गर्दन पर रस्सी के दबाव से बने नीले निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। इससे जाहिर होता था कि रस्सी के द्वारा गला घोंटकर इसको मारा गया है। एएसआई जय किशन ने मृतक के पाजामा और कमीज की जेबें टटोली, लेकिन उनमें थोड़े से रुपयों के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली निशा वर्मा सुबह जल्दी जाग गई थी। उसके पति राजेश को एक रिश्तेदारी में करनाल, हरियाणा जाना था। निशा ने उठकर पति के लिए चाय परांठे बनाए और उसे नाश्ता करवाने के बाद सफर के लिए रवाना कर दिया। फिर वह घर के दूसरे काम निपटाने में व्यस्त हो गई। उसने झाड़ू पोंछा करने के बाद बच्चों को उठाया और उन्हें तैयार करके स्कूल भेज दिया। अब वह नहाने की तैयारी करने लगी थी। वह घर का बाहरी दरवाजा बंद करके बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि दरवाजे को किसी ने खटखटा दिया। कौन आ गया सुबह सुबह? वह बड़बड़ाई और पलटकर दरवाजे के पास आ गई। दरवाजे को कोई अभी भी खटखटा रहा था। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। मैं बालेश हूं निशा, दरवाजा खोलो। बालेश का नाम सुनते ही निशा रोमांच से भर गई। उसके तन मन में वासना की तरंगें हिलोरें लेने लगीं। झट से उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर बालेश खड़ा था। आओ, अंदर आ जाओ, वह आवाज में मिश्री घोलते हुए बोली। बालेश कुमार अंदर आ गया तो निशा ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया। बालेश ने जवानी के बोझ से लदी निशा को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, ऐसा क्या खाती हो निशा? तुम्हारा यौवन दिन पर दिन गुलाब की तरह खिलता जा रहा है। तुम्हारे प्यार का जादू है यह बालेश। शादी से पहले भी मैं तुम्हारे आगोश में कामना के हिंडोले पर झूलती रही हूं। शादी के बाद मेरी जवानी के तुम ही खेवैया हो। ऐसे में इस जवानी में निखार तो आएगा ही। इसमें राजेश का भी तो योगदान है निशा। निशा ने बालेश के होंठों पर हाथ रखकर उसका वाक्य अधूरा कर दिया। वह मेरा नाम का पति है बालेश। उसमें तुम्हारे जैसा दमखम नहीं है। वैसे भी मैं उसे अब ज्यादा मुंह नहीं लगाती। बालेश हंस पड़ा। लगता है मेरे प्यार में तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। निशा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही समझ लो, हमारी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। निशा ने बालेश के गले में अपनी बाहें डालकर उसके होंठ चूमते हुए मदहोशी से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूं बालेश, तुम्हारी रानी बनकर। यह संभव नहीं है निशा। तुम जानती हो मेरी बीवी है, बच्चे हैं। बीवी को तलाक दे दो। क्या मेरी खातिर तुम ऐसा नहीं कर सकते? निशा की बाहों से अपनी गर्दन निकालते हुए बालेश ने गहरी सांस ली। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। फिर ऐसा करना जरूरी भी नहीं है। मैं तुम्हें भी उतना ही प्यार करता हूं निशा, जितना अपनी पत्नी को करता हूं। तुम्हारी जरूरतें भी मैं पूरी करता रहता हूं, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। निशा के चेहरे पर उदासी की परतें जम गईं। बालेश, हम चोरी छिपे अपने प्यार को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन मुझे राजेश की ओर से अब डर लगने लगा है। वह तुम्हें लेकर मुझसे 2-3 बार लड़ाई कर चुका है। उसका कहना है कि मेरा तुमसे इश्क विश्क का चक्कर चल रहा है। मैं उसे विश्वास दिलाने के लिए झूठी कस्में खाती हूं, उसको यकीन दिलाती हूं कि तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम ही बताओ, ऐसा लुका छिपी का प्यार कब तक चलेगा? किसी दिन राजेश ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया तो वह मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। उसने तुम पर हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ तोड़ डालूंगा। मैं यह भूल जाऊंगा कि दूर के रिश्ते में वह मेरा साला लगता है। बालेश आवेश में बोला, ऐसा ना हो, मैं यही चाहती हूं। तुम मुझसे मिलने आया करो तो सावधानी बरता करो और आने से पहले मुझे फोन कर लिया करो। ठीक है। बालेश ने सिर हिलाया। अब बेड पर चलो, बहुत दिनों से तुम्हें अपनी आगोश में लेकर भरपूर प्यार नहीं किया है।
निशा ने कातिल अंगड़ाई ली और राजेश के गले में अपनी बाहें डाल दी। बालेश ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और पलंग की ओर बढ़ गया कि अप्रैल 2004 को सुबह 6:25 बजे कंट्रोल रूम द्वारा दिल्ली के थाना बवाना को वायरलेस से सूचना मिली कि प्रहलादपुर बांगर गांव के सामने सर्वोदय बाल विद्यालय के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जाकर देखें। थाना बवाना के तत्कालीन एसएचओ राम अवतार मीणा उस वक्त थाने में मौजूद थे। वह तुरंत एसआई जयकिशन और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोग लाश देखकर रुक गए थे। पुलिस वैन जब घटनास्थल पर पहुंची तो वह लोग लाश से दूर हट गए। वह लाश किसी युवक की थी जिसकी शिनाख्त वहां मौजूद लोगों से नहीं हो सकी। उस व्यक्ति की पहचान होना जरूरी थी। एसआई जयकिशन ने वहां मौजूद लोगों से मृतक की शिनाख्त करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सर, लगता है कि इस लाश को यहां पर कहीं और से लाकर फेंका गया है। इसे यहां कोई नहीं पहचानता है, एसआई जयकिशन ने एसएचओ मीणा से कहा। एसएचओ ने आसपास नजरें दौड़ाईं। वहां उन्हें कोई सीसीटीवी कैमरा भी नजर नहीं आया। कुछ सोचकर उन्होंने मृतक की कमीज पर लगे टेलर के लेबल को चेक किया। वह उत्तम नगर के नंदराम पार्क के वर्मा टेलर के नाम से था। उन्होंने वह पता डायरी में नोट करने के बाद लाश का पंचनामा बनाया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस जब उत्तम नगर में स्थित वर्मा टेलर की दुकान पर पहुंच गई, जयकिशन ने मृतक की फोटो टेलर को दिखाई गई तो उसने तुरंत बता दिया, यह तो राजेश वर्मा है। इसे खुशीराम के नाम से भी बुलाते हैं। अपनी बीवी बच्चों के साथ यह RZA 113 नंबर मकान में नंदराम पार्क में रहता है। एसआई जयकिशन कांस्टेबल मनदीप के साथ टेलर वर्मा द्वारा बताए पते पर पहुंचे तो घर के अंदर राजेश वर्मा की पत्नी निशा वर्मा मिली। दरवाजे पर पुलिस को देखकर वह घबरा गई। एसआई जयकिशन ने उसे राजेश की फोटो दिखाते हुए पूछा, यह तुम्हारे पति हैं? हां, निशा ने सिर हिलाया। यह कल दोपहर को घर से यह कर गए थे कि बाइक ठीक कराकर आ रहा हूं। कल से यह घर नहीं लौटे हैं। अब नहीं लौटेंगे। इनकी हमें बवाना थाना क्षेत्र में डेड बॉडी मिली है, कांस्टेबल मनदीप ने गंभीर स्वर में बताया। सुनते ही निशा दहाड़े मारकर रोने लगी। थोड़ी देर पति के लिए विलाप कर लेने के बाद उसने सुबकते हुए पूछा, मेरे पति की मौत कैसे हो गई? वह तो घर से अच्छे भले गए थे। उनकी किसी ने हत्या की है। एसआई जयकिशन ने कहा, तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी क्या? जी, 2 साल पहले 2002 में उनके भाई सुरेश वर्मा की किसी ने हत्या कर दी थी। सुरेश की पत्नी सज्जन देवी पति की मौत के बाद हमारे साथ रही, फिर अपने मायके चली गई। अभी कुछ दिन पहले सज्जन देवी के भाई यहां आकर सज्जन देवी का संपत्ति में हिस्सा मांगने लगे। तब मेरे पति ने उन्हें 4 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने धमकी दी थी कि संपत्ति में बराबर का हिस्सा उनकी बहन सज्जन देवी को नहीं दिया तो परिणाम भयंकर होंगे। मुझे शक है मेरे पति की हत्या सज्जन देवी के भाइयों ने ही की है। उनका नाम पता हमें नोट करवाओ, एसआई जयकिशन ने कहा। निशा वर्मा ने सज्जन देवी के दोनों भाइयों के नाम और पते एसआई जयकिशन को नोट करवा दिए। पोस्टमार्टम होने के बाद तुम्हारे पति राजेश की डेड बॉडी तुम्हें अंतिम संस्कार करने के लिए सौंप दी जाएगी। तुम कल बवाना थाने में आ जाना, कांस्टेबल मनदीप ने कहा। आ जाऊंगी साहब, निशा अपने आंसू पोंछते हुए भर्राए गले से बोली। एसआई जयकिशन कांस्टेबल मनदीप के साथ थाने के लिए लौट गए। राजेश वर्मा उर्फ खुशीराम की हत्या में सज्जन देवी के भाई संजय व सतीश का हाथ है। यह बात हरियाणा के सलाना गांव जाकर पुलिस द्वारा तफ्तीश करने पर गलत साबित हुई। गांव के कई जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने पर पुलिस को यह मालूम हुआ कि सज्जन देवी और उसके भाई 1 महीने से गांव में ही हैं। वह दिल्ली नहीं गए हैं। उनका राजेश की हत्या में हाथ नहीं हो सकता। पुलिस को सज्जन देवी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। साहब, निशा मक्कार औरत है। उसका अपने नंदोई बालेश कुमार के साथ चक्कर चल रहा है। यह बात मेरे जेठ राजेश को भी मालूम थी। उनका बालेश को लेकर कई बार निशा से झगड़ा भी हुआ था। एसआई जयकिशन के लिए यह जानकारी अहम थी। वह दिल्ली लौटे तो उन्होंने 2 पुलिस वाले भेजकर निशा को बवाना थाने में बुलवा लिया। निशा को अपने सामने बिठाकर एसआई जयकिशन ने बगैर कोई भूमिका बांधे सवाल दाग दिया।
राजेश की हत्या तुम्हारे इशारे पर हुई है निशा। हमें यह बात तुम्हारे प्रेमी बालेश कुमार ने बता दी है। झूठ है साहब, निशा बौखला कर बोली। भला मैं अपने पति की हत्या क्यों करवाऊंगी? वह तो मेरे सुहाग थे। अगर पति को सुहाग मानती थी तो बालेश से तुमने अवैध संबंध क्यों बना रखे थे? निशा वर्मा ने सिर झुका लिया, धीरे से बोली। बालेश से मेरा प्रेम संबंध शादी से पहले का रहा है। राजेश से शादी के बाद मैंने बालेश से संबंध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बालेश ने ऐसा नहीं होने दिया। मैं इसके लिए दोषी ठहराई जा सकती हूं, किंतु मैंने बालेश के द्वारा अपने पति की हत्या नहीं करवाई है। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूं, मुझे नहीं मालूम मेरे पति की हत्या किसने की है। तुम्हारा पति 20 तारीख की दोपहर में घर से गया था। क्या उसके देर तक न लौटने पर तुमने फोन करके मालूम किया था कि वह कहां है? मैं पूरा दिन अपने पति का इंतजार करती रही थी। परेशान होकर मैंने रात को 8 बजे उन्हें फोन मिलाया तो सुंदरलाल ने उठाया। वह नशे में लग रहा था। उसने कहा था कि राजेश मेरे साथ है, अभी घर लौट आएगा। यह सुंदर कौन है? एसआई जयकिशन ने पूछा। बालेश का भाई है साहब। एसआई जयकिशन की आंखों में तीखी चमक उभरी। सुंदर कहां रहता है? वह विकास विहार, मानसकुंज रोड, उत्तम नगर में ही रहता है। उसका मकान नंबर Q7 है। एसआई जयकिशन ने कांस्टेबल मनदीप के साथ 2 कांस्टेबल उत्तम नगर सुंदरलाल को बुलाने के लिए रवाना कर दी। शाम तक वह सुंदरलाल को उसके घर से पकड़कर थाने में ले आए। सुंदरलाल 31 साल का हृष्टपुष्ट युवक था। उसका चेहरा सामान्य था। किसी प्रकार की घबराहट चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। SHO राम अवतार मीणा भी वहां आ गए थे। उनके सामने सुंदरलाल से पूछताछ शुरू हुई। एसआई जयकिशन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा, तुम कल रात को अपने साले राजेश के साथ थे। तुम घर पहुंच गए, लेकिन राजेश अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। बताओ, राजेश कहां है? मैंने तो उसे 7 बजे ही घर के लिए भेज दिया था साहब। वह घर क्यों नहीं पहुंचा, मैं क्या जानूं? एसआई जयकिशन ने खींचकर एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। झूठ बोलता है। रात 8 बजे तो तूने निशा का फोन रिसीव किया था और उसको बताया था कि राजेश तेरे साथ है। नहीं साहब, मुझे निशा का कोई फोन नहीं आया था। एसआई जयकिशन ने पास में खड़े कांस्टेबल मनदीप को इशारा करते हुए कहा, यह बगैर डंडे खाए सच नहीं बोलेगा। टार्चर रूम में ले जाकर इसकी खातिरदारी करो। मनदीप ने सुंदरलाल को कॉलर से पकड़ा तो वह घबरा कर बोला, मुझे टार्चर रूम में मत ले जाइए, मैं सब कुछ बताता हूं। बताओ, कल रात को राजेश उर्फ खुशीराम तुम्हारे साथ था या नहीं? एसआई जयकिशन ने पूछा। था साहब, मैंने और राजेश ने कल सुरेंद्र शर्मा के यहां जनकपुरी में शराब की पार्टी की थी। फिर हम तीनों मेरी मारुति वैन में बैठकर पीरागढ़ी की ओर आ गए थे। यहां एक ठेके से मैंने शराब की बोतल और जनरल स्टोर से नमकीन खरीदी। राजेश नशे में होने के बावजूद अभी और पीने के मूड में था, इसलिए घर नहीं जाना चाहता था। मेरा कई बार उससे झगड़ा हुआ था। आज उससे हिसाब किताब करने का सही मौका मिल गया था। मैंने अपने भाई बालेश कुमार को फोन करके कहा कि पीरागढ़ी आ जाओ, राजेश मेरे साथ है, उसे निपटा देते हैं। बालेश ने हामी भर दी। यह बात सुरेंद्र शर्मा ने सुनी तो वह बहाना बनाकर वैन से उतर गया और अपने घर चला गया। सुंदरलाल ने रुककर सांसें दुरुस्त कीं, फिर आगे बताने लगा, मेरा बड़ा भाई बालेश पीरागढ़ी आ गया तो मैं वैन को चलाकर शाहबाद डेयरी की ओर ले आया। रास्ते में फल वालों की रेहड़ी के पास से नायलॉन की रस्सी मैंने मांग ली थी। शाहबाद डेयरी में खड़े ट्रकों की आड़ में मैंने वैन रोक दी और 3 पैग बनाए। मैंने राजेश के गिलास में ज्यादा शराब डाली ताकि वह नशे में और बेसुध हो जाए। 2 पैग पीते ही राजेश पर गहरा नशा चढ़ा तो वह बालेश को अपनी बीवी निशा के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर गालियां देने लगा। बालेश से यह सहन नहीं हुआ तो उसने राजेश के चेहरे पर 3 या 4 घूंसे जड़ दिए। इससे राजेश अद्रध बेहोशी में चला गया। मैंने बालेश को राजेश के पैर पकड़ाने का इशारा किया तो उसने राजेश के पैर दबोच लिए। मैंने नायलॉन की रस्सी राजेश वर्मा के गले में डालकर पूरी ताकत से कस दी। राजेश का शरीर फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया। बालेश और मैं उसकी लाश को लेकर प्रहलादपुर आए और सर्वोदय बाल विद्यालय के सामने उसे फेंक कर अपने घर चले गए। तुम्हारा बड़ा भाई बालेश इस समय कहां पर है?
वह अपने घर में होगा साहब। उसका पता RZ 121 संतोष पार्क उत्तम नगर है। SI जयकिशन ने सुंदरलाल को हवालात में बंद कर दिया और 4-5 पुलिस वालों को साथ लेकर बालेश की गिरफ्तारी के लिए उत्तम नगर के लिए रवाना हो गए। SI जयकिशन पुलिस टीम के साथ संतोष पार्क उत्तम नगर बालेश के घर पहुंचे तो मालूम हुआ वह घर पर नहीं है। उसकी पत्नी संतोष से उसके उठने बैठने के ठिकाने मालूम करके वहां पर दबिश डाली गई, लेकिन बालेश नहीं मिला। परेशान होकर SI जयकिशन टीम के साथ थाने में लौट आए। उन्होंने यह रिपोर्ट SHO राम अवतार मीणा को दी तो उन्होंने बालेश की टोह पाने के लिए अपने खास मुखबिर लगा दिए। 1 हफ्ता निकल गया लेकिन बालेश कुमार का सुराग नहीं मिला। इस बीच राजेश की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके घर वालों के हवाले कर दी गई और सुंदरलाल को न्यायालय में पेश करके 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। राजेश की हत्या के लिए प्रयोग की गई नायलॉन की रस्सी, शराब की खाली बोतल, गिलास आदि उस जगह से एकत्र कर लिए गए जहां सुंदर और बालेश ने राजेश की हत्या की थी। राजेश की हत्या का यह केस FIR 186/2004 दफा 302-201 IPC की धारा में दर्ज कर लिया गया। इस केस की मजबूती के लिए B98 जनकपुरी से सुरेंद्र शर्मा को थाने बुलवाकर उसका बयान लिया गया। उसने अपने बयान में बताया कि पीरागढ़ी में सुंदरलाल ने भाई बालेश को फोन पर यह कहा था कि राजेश नशे में है, आ जाओ, आज उसे निपटा देते हैं। मैं सुंदरलाल का खतरनाक इरादा भांप कर वैन से उतर गया था। मुझे पक्का विश्वास है कि राजेश उर्फ खुशीराम की हत्या सुंदरलाल और बालेश कुमार ने ही की है। 2 दिन बाद रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सुंदरलाल को फिर से न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बालेश कुमार की टोह में मुखबिर लगे हुए थे। उन्हें केवल इतना पता चला कि बालेश बाईपास पर खड़े अपने ट्रक नंबर HR 30F 4132 में सवार होकर राजस्थान भाग गया है। थाना बवाना पुलिस को 1 मई 2004 को शाम 5 बजे डांडियावास थाना, जोधपुर, राजस्थान से बालेश के पिता चंद्रभान ने फोन करके एक बुरी खबर दी। चंद्रभान ने SHO राम अवतार मीणा को बताया कि उनका बेटा बालेश दिल्ली पुलिस से बचने के लिए अपने ट्रक से राजस्थान भागा था, मगर पीथावास बाईपास, थाना डांडियावास, जोधपुर पर उसके ट्रक में आग लग गई और अपने क्लीनर के साथ बालेश जिंदा जलकर मर गया है। SHO राम अवतार मीणा ने उच्चाधिकारियों को सारी बात बताकर राय मांगी तो उनसे कहा गया, हत्या का केस है और बालेश वांछित आरोपी है। जाकर खुद इस बात की जांच करें कि चंद्रभान की बात में कितनी सच्चाई है। अपने बेटे को बचाने के लिए चंद्रभान झूठ भी बोल सकता है। SHO मीणा SI जयकिशन के साथ जोधपुर के थाना ट्रेन से डांडियावास रवाना हुए। दूसरे दिन वह डांडियावास थाने में थे। थाने में बालेश का पिता चंद्रभान, बालेश की पत्नी संतोष और बालेश के 2 भाई महेंद्र कुमार, भीम सिंह मौजूद थे। चारों के चेहरे मुरझाए हुए थे। डांडियावास थाने के थानेदार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि बालेश का ट्रक पीठावास बाईपास रोड पर जल गया है। ड्राइविंग सीट पर बालेश की बुरी तरह जल चुकी बॉडी और उसके अधजले पहचान के कागज मिले हैं। उसके पिता चंद्रभान और पत्नी संतोष का कहना था कि वह जली हुई डेड बॉडी बालेश की है। मैंने पूरी कागजी कार्रवाई करके अपनी संतुष्टि कर ली है। आप जैसा उचित समझें कार्रवाई करें। SHO मीणा और SI जयकिशन ने मौके पर जाकर जला हुआ ट्रक देखा। बालेश की कंकाल में परिवर्तित बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में देखने के बाद वह भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि बालेश कुमार की जल जाने की वजह से मौत हो गई है। दोनों बुझे मन से दिल्ली लौट आए। राजेश वर्मा की हत्या का जिम्मेदार सुंदरलाल उनकी गिरफ्त में था। अब उसी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उन्हें चार्जशीट तैयार करनी थी। पुलिस फाइल में बालेश मर चुका था और सुंदरलाल को राजेश वर्मा की हत्या का दोषी मानकर कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा भी मिल गई थी। एक प्रकार से यह हत्या का केस यहीं समाप्त हो गया था और इस केस की फाइल बंद कर दी गई थी। लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद यह केस अक्टूबर 2023 में फिर से चौंका देने वाली स्थिति में खुल गया। 19 साल पहले जिस बालेश कुमार को थाना बवाना और डांडियावास पुलिस मरा हुआ मान चुकी थी, वह जिंदा था और सेंट्रल रेंज अपराध शाखा के SI महक सिंह की टीम ने उसे नजफगढ़, दिल्ली के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया था।
दरअसल सन 2000 में कोटा हाउस दिल्ली के ऑफिसर मेस में चोरी हुई थी। ऑफिसर मेस से कीमती मेडल ऑफ प्राचीन वस्तुएं रात को चोरी कर ली गई थीं। इस चोरी में बालेश कुमार, उसके पिता चंद्रभान और साला राजेश उर्फ खुशीराम पकड़े गए थे। दिल्ली के थाना तिलक मार्ग में तीनों के खिलाफ FIR 3/2000 पर धारा 4/380 4/14 IPC के तहत केस दर्ज हुआ था। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया था। इसी की फाइल अपराध शाखा के स्पेशल पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव के पास आई थी। उन्होंने पुलिस उपायुक्त अंकित कुमार के सुपरविजन में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में SI महक सिंह, यशपाल सिंह, ASI दीपक कुमार त्यागी, सुदेश कुमार, अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, करण सिंह, महिला सिपाही रानी की एक टीम बनाई। इस टीम को कोटा हाउस के ऑफिसर मेस में बहुमूल्य सामान की चोरी करने वालों के अपराध रिकॉर्ड चेक करने थे और देखना था कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व संस्थान के किसी अन्य जगह पर भी ऐसी चोरी तो नहीं की है। SI महक सिंह इस मामले की जांच कर रहे थे कि 17 अक्टूबर को उनके खास मुखबिर ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि 19 साल पहले जिस कातिल बालेश कुमार की ट्रक में जल जाने से मौत हो गई थी वह जिंदा है। वह RZ 167 रोशन गार्डन, नजफगढ़, दिल्ली में अमन सिंह पुत्र जगत सिंह के नाम से रह रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे उसी के साथ में हैं। बालेश कुमार प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा कर रहा है। मुखबिर की इसी सूचना पर सेंट्रल रेंज अपराध शाखा की टीम ने उसे उसके घर से दबोच लिया था। दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि बालेश कौन है। बालेश कुमार पुत्र चंद्रभान मूल रूप से पट्टी कल्याण, समालखा, पानीपत, हरियाणा का निवासी है। वह कक्षा 8वीं तक पढ़ा है। 1981 में यह नौसेना में स्टीवर्ड मैस सहायक के रूप में भर्ती हुआ और 1996 तक सेवा में रहा। सेवानिवृत्ति के बाद बालेश कुमार अपने परिवार के साथ दिल्ली में संतोष पार्क, उत्तम नगर में रहने लगा और प्रॉपर्टी का काम करने लगा। सन 2000 में इसने अपने पिता चंद्रभान और साले राजेश के साथ कोटा हाउस तिलक मार्ग में चोरी की। तीनों पकड़े गए। चोरी का सामान इनके पास से बरामद हो गया। जमानत पर आने के बाद 2003 में बालेश ने अपने भाई महेंद्र के नाम से एक ट्रक HR38 F4832 फाइनेंस करवाया, जिसे वह खुद चलाने लगा। बालेश की पत्नी संतोष सुंदर और गृह कार्य में निपुण थी। फिर भी बालेश दूर के रिश्ते में साला लगने वाले राजेश उर्फ खुशीराम की पत्नी निशा के साथ अवैध संबंध बनाकर निशा पर अपनी कमाई लुटाता रहता था। राजेश इस बात से चिढ़ता था। वह बालेश से खुन्नस रखता था। शायद मौका मिलने पर वह बालेश की हत्या कर देता, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। 20 अप्रैल 2004 को बालेश ने अपने भाई सुंदरलाल के साथ मिलकर राजेश की हत्या कर दी। सुंदरलाल पकड़ा गया, बालेश फरार हो गया। जब वह फरार हुआ था तो 52 साल का था। अब वह 63 साल का हो चुका है। उसे अपराध शाखा के ऑफिस में लाया गया। सूचना पाकर स्पेशल पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव और DCP अंकित सिंह वहां पहुंच गए। उनके सामने बालेश कुमार से पूछताछ की गई। तुम राजेश उर्फ खुशीराम की हत्या करके राजस्थान भाग गए थे। जिस ट्रक को तुम चला रहे थे उसमें आग लग गई थी और तुम जिंदा जल गए थे। हमें बताओ, वह क्या नाटक था? SI महक सिंह ने सामने बैठे बालेश से प्रश्न किया। ट्रक लेकर मैं जब भागा था तब मैंने एक फुल प्रूफ योजना अपने दिमाग में बिठा ली थी। मैंने बाईपास से 2 मजदूरों को काम देने का वायदा करके अपने ट्रक में बिठा लिया था। वे दोनों बिहार के थे। उनके नाम मनोज और मुकेश थे। मैं ट्रक लेकर जोधपुर के थाना डांडियावास इलाके में पिथावास बाईपास रोड पर पहुंचा तो एक सुनसान जगह पर मैंने ट्रक रोक दिया। बाईपास के एक शराब के ठेके से मैंने 2 बोतल शराब खरीद ली थी। मैंने ट्रक में मुकेश और मनोज को शराब पिलाई। दोनों जब ज्यादा शराब पीने से नशे में लुढ़क गए तो मैंने मुकेश को, जो मेरी कदकाठी का था, उसे अपने कपड़े पहना दिए और ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। मैंने दिल्ली से ही पेप्सी लेबल के खाली गत्ते ट्रक में भर ली थे। उन पर पेट्रोल डालकर मैंने ट्रक में आग लगा दी। मेरी ID और अन्य कागजात सामने के हिस्से में थे। ट्रक में आग लगाने के बाद दूर जाकर एक झाड़ी में दुबक कर मैं बैठ गया। काफी देर बाद वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने पुलिस को फोन किया। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां आई
तब तक ट्रक आग से काफी हद तक जल गया था। मैं अब निश्चिंत था। मैंने घर पर फोन करके अपने पिता और पत्नी को अपनी योजना बता दी। डांडियावास थाने की पुलिस द्वारा छानबीन करने के बाद मेरे पिता चंद्रभान को थाने में बुलाया गया, तो मेरी पत्नी संतोष और भाई बिशन, महेंद्र सिंह, भीम सिंह भी उनके साथ डांडियावास थाने में आ गए। उन्हें ट्रक में जले 2 मानव कंकाल दिखाए गए, तो एक की पहचान उन्होंने मेरे बालेश के रूप में कर दी। अपनी मौत का नाटक तुमने इसलिए रचा ताकि राजेश के कत्ल के इल्जाम से बच सको, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने पूछा। बालेश मुस्कुराया। बेशक यही कारण था साहब, मैंने अपनी मौत हो जाने का नाटक करके अपनी पत्नी को लाभ पहुंचाया था। वो कैसे? मेरी पत्नी और पिता ने डांडियावास से मेरी मौत का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। मेरी पत्नी ने मेरा बीमा पॉलिसी की 6.5 लाख रुपए की राशि, ट्रक इंश्योरेंस का 4 लाख रुपया हासिल कर लिया और मेरी पेंशन भी अपने नाम करवा ली। ओह! सभी को इस खुलासे से हैरानी हुई। अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार यादव ने बालेश को घूरा। तुम अपनी पत्नी के साथ मौत का नाटक करने के बाद कब से रह रहे हो? साहब, मौत का नाटक करने के बाद मैं 2-3 महीने इधर उधर रहा। पत्नी ने सारे रुपए हासिल कर लिए तो मैंने नजफगढ़ में प्लॉट ले लिया और अमन सिंह पुत्र जगत सिंह के नाम से बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। मैंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र आदि अमन सिंह के नाम से बनवा लिए ताकि सभी मुझे अमन सिंह ही समझें। मैं इत्मीनान से प्रॉपर्टी का धंधा करने लगा। वक्त गुजरता गया। मैं निश्चिंत था कि अब पकड़ा नहीं जाऊंगा। हमने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार मुस्कुराकर बोले, अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। बालेश कुमार ने सिर झुका लिया। उसके खिलाफ FIR 232/2023 दर्ज करके IPC की धारा 419, 420, 470, 408, 471, 476 और 120 भी लगाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अपराध शाखा सेंट्रल रेंज ने यह केस बवाना थाने के वर्तमान SHO राकेश कुमार को सौंप दिया। उन्होंने बालेश कुमार की पत्नी संतोष को पकड़ने के लिए नजफगढ़ वाले घर पर रेड डाली, लेकिन संतोष पति के पकड़े जाते ही भूमिगत हो गई थी। डांडियावास थाना जोधपुर ने यह मामला CRPC की धारा 174 के तहत 2004 में दर्ज किया था। कोई आपराधिक केस नहीं बनाया था। उसे यह सूचित कर दिया गया कि ट्रक में मरने वाला बालेश कुमार नहीं, उसका मजदूर मुकेश था। दूसरी लाश मनोज की थी। बालेश ने 2 हत्याएं उनके थाना क्षेत्र में की थीं, उस पर कार्रवाई की जाए। बालेश कुमार जेल में था। पुलिस उसकी पत्नी संतोष की तलाश कर रही थी, जो कथा लिखने तक फरार थी। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को अपराध को लेकर सावधान करना है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी आपराधिक घटना घटित न हो और न ही ऐसे अपराध में कोई फंसे। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी में निशा नाम परिवर्तित है, अन्य पात्र रियल है। अपराध से जुड़ी रियल कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम केरोसिन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।